वेलकम एवरीवन। बीटा और गामा फंक्शंस को हम पढ़ रहे थे, जिसमें गामा फंक्शन को कंप्लीट पढ़ने के बाद में हमने बीटा फंक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसका बेसिक और उसके कुछ जो प्रॉपर्टीज़ या उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन थे वो हम पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन में, कि बीटा और गामा फंक्शन में रिलेशन क्या होता है उसके बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो डिस्क्रिप्टिव जो पढ़ रहे हैं उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। जो डिस्क्रिप्टिव में प्रूफ करने के हिसाब से सबसे मोस्ट जो क्वेश्चन बनता है कि बीटा और गामा फंक्शन के अंदर जो रिलेशन होता है उस रिलेशन का प्रूफ हमको ज़्यादातर पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में। तो वो हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले तो रिलेशन है क्या, वो रिलेशन लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे हम उसका प्रूफ। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो देखो, यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, हम दोनों जो चीज़ें हैं बीटा की भी और गामा की भी। तो पहले तो जो हमको कि एक क्वेश्चन का बनने का जो पैटर्न है वो ये हो सकता है कि रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन वो डायरेक्ट ही पूछ ले कि रिलेशन को विद प्रूफ बताइए, या फिर एक क्वेश्चन की तरह से कि प्रदर्शित कीजिए या सिद्ध कीजिए। इस तरह से एक आपको ये फंक्शन भी दिया हुआ आ सकता है कि बीटा एम एन बराबर होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ है इसका, जो हम आज प्रूफ करेंगे इस रिज़ल्ट का। तो ये गामा और बीटा फंक्शन के अंदर रिलेशन है कि जो बीटा एम एन होता है, जो हमने इंटीग्रेशन की फॉर्म में पढ़ा है, उस बीटा एम एन का जो रिजल्ट होता है वो होता है गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। और गामा सॉल्व करना हम जानते हैं, क्योंकि गामा को हम फैक्टोरियल से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हम न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से, इस फॉर्मूले के माध्यम से। तो अब हमको ये तो है इन दोनों का रिलेशन, और इस रिलेशन का अब हमको लिखना है प्रूफ कि ये जो रिलेशन है वो हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले हमने गामा फंक्शन पढ़ा था, तो गामा फंक्शन से ही स्टार्ट करेंगे कि गामा फलन की परिभाषा या डेफिनेशन से। तो गामा फलन की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। जो गामा फंक्शन था वो था गामा एन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। तो ये गामा फंक्शन की हमने परिभाषा पढ़ी है इसी, क्योंकि यहाँ पे ये देखो जो हम प्रूफ करेंगे बीटा में, यहाँ पे दो गामा यूज़ हो रहे हैं, जैसे एक गामा m के अंदर और एक गामा n के अंदर। तो कुछ उस पैटर्न को हमको लेके चलना है, उस हिसाब से हम इसको सेट करने की कोशिश करेंगे कि ये वाला फॉर्म बन जाए गामा में और वो गामा का फॉर्म हम फिर बीटा में ट्रांसफ़र कर सकें। तो उसके लिए ही हम जो भी चीज़ें लिखेंगे वो इसको ध्यान में रखते हुए लिखेंगे। तो एक डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि गामा एन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0 टू इन्फिनिटी, और एक अदर वेरिएबल ले लेते हैं z की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस z dz, कि ये निश्चित समाकल की प्रॉपर्टी होती है। निश्चित समाकलन या डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है ये के गुण से। इससे हम लिख सकते हैं, ये डिफाइनाइट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर लिमिट सेम है और इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन है वो भी सेम है, तो हम उसका वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से जो इसकी वैल्यू है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो ये हो गई कि ये डेफिनेशन है, उसी से हम एक मान और लिखेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे गामा के दो वैल्यूज़ चाहिए, तो जस्ट उसकी वजह से हमने इसको एक अदर वेरिएबल चेंज करके लिखा है। ठीक, और एक हमने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी थी कि जिससे हम लिख सकते हैं इसको कि यह गामा एन बराबर, एक हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था जिसमें x को या z को रखा था ax या az। अब अगर इसको इस तरह से रखते हैं तो ये z बराबर ax, तो यहाँ से हमको dz मिलेगा adx, तो वो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, और ये हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा था गामा के अंदर कि अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में होता है तो ये वैल्यू इस तरह से चेंज हो जाती है कि 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये आ जाएगा x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस ax dx, कि जो यहाँ पे e की पावर में जो वेरिएबल है, अगर उस वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट या कोई गुणांक वहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस गुणांक के ऊपर n पावर लग के वो गुणांक बाहर आ जाता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ा था या उसी का रिजल्ट लिखा है हमने। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इसका काम, जो हम इसका प्रूफ करने में यूज़ करेंगे इसको। तो देखो, सबसे पहले जो हमको काम करना है वो है कि दोनों तरफ
ए की पावर m माइनस 1 और e की पावर माइनस a, ये आपको याद ही रखना है, से गुणा करने पर। तो इसको हमको याद रखना है कि ये एक रिज़ल्ट हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा गामा n ए की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस a बराबर, यहाँ पे इसको गुणा करेंगे तो ये बनेगा, देखो यहाँ पे ये n पावर है a की और ये है m माइनस 1, तो टोटल होके पावर हो जाएगी m प्लस n माइनस 1 और e की पावर माइनस a। क्योंकि इंटीग्रेशन x के सापेक्ष में है तो ये सारे कांस्टेंट ही रहेंगे, इसलिए हम इनको बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ जो वेरिएबल में जो पद हैं सिर्फ उनको ही रखेंगे। तो देखो वेरिएबल के अंदर है सिर्फ उनको रखा है हमने और ये हमने यहाँ की यहाँ ही बाहर रख दिए। अब हमको करना क्या है, ये करने के बाद में अब हमको समाकलन करना है वापस से कि दोनों तरफ ए के सापेक्ष जो हमने यहाँ पे अभी ये जो दो चीज़ें मल्टीप्लाई की थी ए के फॉर्म में, कि यहाँ पे जो वेरिएबल का काम कर रहा है वो ए है, तो उसके ही सापेक्ष जो यहाँ पे हम वेरिएबल लेंगे, अब ये ए लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, तो जो हम यहाँ पे वेरिएबल लेंगे उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमको समाकलन करना है। तो दोनों तरफ ए के सापेक्ष 0 से इन्फिनिटी सीमा में समाकलन करने पर लिमिट भी वही लगाएंगे जो पहले से यहाँ पे लगी हुई है, उसी फॉर्म में हम लिमिट अप्लाई करेंगे कि हमको वापस से एक और फॉर्म बनाना है गामा का। जैसे एक तो ये गामा का बना हुआ है और एक हमने ये कांस्टेंट अप्लाई किया था पहले, उस कांस्टेंट को हमने वेरिएबल की फॉर्म में बना के और एक गामा का फॉर्मूला और बन जाए, उसके लिए ये सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेंगे, देखो अब ये गामा n तो कांस्टेंट है तो इसको तो बाहर रख लेते हैं और बाद में ए के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो ये दोनों वेरिएबल का काम करेंगे, ये भी और ये भी, तो इसको रखते हैं अंदर ए की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस a इंटू डी ए। लिमिट अप्लाई होगी 0 टू इन्फिनिटी। अब इस पे भी लिमिट अप्लाई होगी 0 टू इन्फिनिटी, a की पावर m प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे ये आ जाएगा e की पावर माइनस a। उसके बाद ये जो है वो ऐसे कैसे ही रहेगा 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस a x dx और ओवरऑल का जो यहाँ पे समाकलन होगा वो होगा d a के सापेक्ष। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन है और ये ए की सीमा है जो हमने अप्लाई की है या लिमिट है ए की। तो वो ए की लिमिट के अलावा ये पूरा जो फंक्शन सॉल्व होने के बाद में इसका ए के सापेक्ष समाकलन होगा और ए की लिमिट लास्ट में अप्लाई होगी। ठीक, अब इसको एक साथ लिख सकते हैं हम कि यहाँ पे ये जो है ये जो भी चीज़ें हैं इनको एक साथ करके हम लिख सकते हैं। देखो कैसे कि अब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को x के सापेक्ष तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट का काम करेंगी, तो हम इनको अंदर भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये a की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये बनेगी a की पावर m प्लस n माइनस 1, e की पावर ये माइनस है और ये माइनस ax, तो e की पावर माइनस a हम कॉमन ले सकते हैं तो ये बनेगा 1 प्लस x, यहाँ से 1 कॉमन आएगा और यहाँ से x कॉमन आएगा। उसके अलावा dx और इस पूरे पे लिमिट अप्लाई होगी वापस से ये वाली 0 टू इन्फिनिटी a की और उसके बाद में इसका समाकलन होगा a के सापेक्ष। तो ये कांस्टेंट को हमने अंदर भेज दिया था और जो कुछ एक साथ जो फॉर्म बन सकती थी या जो सरल करके हम लिख सकते थे वो हमने लिख दिया। ठीक, अब हम इंटीग्रेशन को साथ में लिखते हैं। देखो ये जो है ये गामा n है और यहाँ पे इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखोगे तो ये a वेरिएबल के अंदर वापस से गामा का ही फॉर्मूला है, क्योंकि गामा का फॉर्मूला होता है x की पावर m n माइनस 1 e की पावर माइनस x dx। तो यहाँ पे जो x है वो रिप्लेस हो गया है a से। यहाँ पे वेरिएबल का काम कौन कर रहा है a, और a की पावर जो n लगी होती है, x की पावर n लगी होती है, उस n पावर की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है m। सिर्फ इतना फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें वो की वही है। तो ये जो फार्मूला बन रहा है ये a वेरिएबल के अंदर गामा m का बन रहा है, तो ये फार्मूला बन गया गामा m का। अब इनकी बात करते हैं, इनको लिखते हैं। देखो एक साथ, इनको एक साथ लिखेंगे तो दोनों जो इंटीग्रेशन है वो हम एक साथ लगा सकते हैं। तो 0 से इन्फिनिटी दोनों के ऊपर पावर है और ये बनेगा a की पावर m प्लस n माइनस 1 और ये e की पावर माइनस a इंटू 1 प्लस x
और एक ये वेरिएबल रह गया था इसके अंदर x की पावर n-1, तो एक ये x की पावर n-1 इंटू dx इंटू डी। अभी क्रम हमारा वही चल रहा है कि पहले dx और बाद में dA, और तो लिमिट भी पहले dA की अप्लाई होगी क्योंकि dA बाद में सॉल्व होगा। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे ये जो a की फॉर्म में ये जो वेरिएबल्स बन रहे हैं यहाँ पे हम बदलेंगे समाकलन का क्रम। तो एक लाइन लिखनी है हमको। इतना करने के बाद इसको सॉल्व करके लिख देंगे। इस साइड में गामा एन और गामा एन बन जाएंगे, एन और एम, और इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे। सॉल्व करके लिखने के बाद में एक काम करना है कि यहाँ पे हमको समाकलन का क्रम बदलना है। तो समाकलन का क्रम बदलने पर, ये क्रम बदलने वाला एक पूरा चैप्टर है समाकलन के अंदर। हम डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इसके बाद में। उसके साथ में एक पूरा चैप्टर है पूरा जो इंटीग्रेशन का क्रम किस तरह से बदला जाता है, कि अगर जो हम डबल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जो द्विसमाकलन होता है उसमें इंटीग्रेशन का क्रम बदलना भी सीखते हैं। वहाँ पे एक सेपरेटली एक टॉपिक है पूरा कि जहाँ जिसमें समाकलन का क्रम बदलने के क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ हम डिटेल से पढ़ लेंगे। यहाँ जो है जितना कंसेप्ट यहाँ यूज़ होगा वो हम यूज़ कर लेंगे कि किस तरह से बदलते हैं क्रम। तो देखो इंटीग्रेशन दो वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, एक x के रेस्पेक्ट में और एक a के रेस्पेक्ट में। तो जो यहाँ पे ये जो बाद में लिख रहा है ये बाद में ही सॉल्व होगा। जो पहले लिख रहा है इधर से इस क्रम में देखेंगे तो पहले dx लिख रहा है तो dx ही सॉल्व होगा, और dx सॉल्व होगा तो जो लिमिट इस साइड से जो लिमिट पहले लग रही है वो dx की होगी, और ये बाद में सॉल्व होगा तो बाद वाली यानी कि इधर से बाद वाली जो लिमिट है वो इस पे बाद में अप्लाई होगी। मीन्स यहाँ से इस क्रम में देखेंगे तो मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक x की चीज़ें हैं कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और x पे ये वाली लिमिट अप्लाई होगी। अभी यहाँ पे लिमिट सेम है, अगर लिमिट अलग अलग होती तो वो और अच्छे से समझ में आ जाता है। तो मीन्स जो लास्ट में लिखा होता है उसके सापेक्ष बाद में इंटीग्रेशन होता है और उसकी लिमिट सबसे पहले लगती है। इस क्रम में ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमको ये चीज़ें बदलनी है, तो ये बदलेंगे तो ये गामा एन और गामा एम तो वही रहेगा क्योंकि यहाँ से तो ये बदलने का कुछ है नहीं, इस क्रम में बदलेंगे हम। तो देखो लिमिट तो है वही, तो अब हम मानेंगे कि ये लिमिट जो हमने अप्लाई की है पहले हम a की लिमिट अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि लिमिट सेम है, तो अभी लिखने में तो कोई फ़र्क दिखेगा नहीं, हमको सिर्फ समझना है। तो समझेंगे किस तरह से कि x पे हम जो भी x का वेरिएबल है, क्योंकि अब हमको x बाद में सॉल्व करना है तो जो जो x के साथ में चीज़ें हैं उसको बाहर निकाल लेंगे x के वेरिएबल को। तो देखो x का एक सेपरेट वेरिएबल जो है वो यही है जो x के साथ अलग से आ रहा है, मतलब a का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसको हमको बाद में सॉल्व करना है। तो ये x की पावर n-1 हम अलग कर लेते हैं बाहर। अब हमको a वाला पोर्शन रखना है इधर, तो a वाले पोर्शन में देखो ये तो a की लिमिट हो गई, उसके अलावा ये a का मान है a की पावर m+n-1, और ये जो है ये भी a के साथ में ही है। अब यहाँ पे ये जो 1 + x है ब्रैकेट के अंदर, ये जो 1 + x है ये काम करेगा कांस्टेंट का। तो यहाँ पे हम इस तरह लिख सकते हैं इसको कि e की पावर -a और 1 + x, ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है इसके अंदर, और ये dA के सापेक्ष में हो जाएगा समाकलन। और जब ये समाकलन सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे, तब हम बाद में समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। उस पे अब एक रिज़ल्ट अप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट का काम कर रहा है। तो एक रिज़ल्ट हमने पहले भी लिखा था कि जब कभी भी इस तरह से गामा फंक्शन होता है कि x की पावर n-1 e की पावर -ax dx, यहाँ पे ये a कांस्टेंट है, ये जो हमने शुरू वाले ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था गामा के में, आपने गामा वाले अच्छे से याद करे होंगे। तो ये गामा का ट्रांसफॉर्मेशन था कि यहाँ पे वेरिएबल के साथ अगर कोई गुणांक है, कोई संख्या गुणा में है, तो वो यहाँ पे बटे में आ जाती है गामा n/a की पावर n, यानी कि जो कांस्टेंट होगा उस पे n की पावर लग जाएगी कि जो यहाँ पे पावर है x के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो इसमें लग जाती है कांस्टेंट के साथ। तो वो रिज़ल्ट हमको यहाँ अप्लाई करना है। देखो कैसे करेंगे कि ये है 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1, तो अब इस पे बचा ये a जो है वो वेरिएबल है, a की पावर m+n, e की पावर यहाँ पे x की पावर सिर्फ n है, n की जगह क्या आ रहा है m+n, तो यहाँ पे ये बनेगा गामा m+n और अपॉन कांस्टेंट की पावर n। अब यहाँ पे n की जगह m+n है और कांस्टेंट की जगह है 1 + x, तो ये 1 + x की पावर m+n। ये वाला रिजल्ट इस तरह से अप्लाई करना है और बाद में जो इसका समाकलन होगा x के सापेक्ष। तो यहाँ पे रिज़ल्ट आया गामा n गामा m। अब क्योंकि
गामा के ट्रांसफॉर्मेशन और बीटा के ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होके ये गामा और बीटा के अंदर से रिलेशनशिप मिलेगा हमको। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो कांस्टेंट क्या है, ये गामा m प्लस एन, तो गामा m प्लस एन को तो हम निकाल लेंगे बाहर। यहाँ पे x का वेरिएबल आ रहा है इसलिए इसको इंटीग्रेशन के अंदर ही रखेंगे। तो ये 0 से इन्फिनिटी, ऊपर तो बचेगा x की पावर n-1 और ये 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू dx। ये वापस से एक ट्रांसफॉर्मेशन है किसका, बीटा का। ये कल वाले वीडियो में ही पढ़ाया था कि इससे जस्ट पिछला वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन या इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी, जिसमें ये बीटा के अंदर जो बीटा है उस बीटा को इस तरह से भी लिख सकते हैं। बीटा mn जो है वो उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन ये लिखा था y वाली फॉर्म में कि y की पावर n-1 और 1 प्लस y की पावर m प्लस n इंटू dx। तो ये बीटा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वापस से एक रिजल्ट का, यहाँ पे हम उस रिज़ल्ट को लिख देंगे कि जो बीटा mn होता है उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन या एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इन्फिनिटी वाली फॉर्म में। तो x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू dx। तो ये बीटा का एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये वैल्यू आएगी गामा m प्लस n इंटू बीटा m n। तो ये यहाँ से सॉल्व हो गए। इंटीग्रेशन पूरा यहाँ से अब इंटीग्रेशन की लगाने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन रिप्लेस हो गया पूरा का पूरा। और जो फाइनल रिजल्ट आया हमारे पास वो आया बीटा m n बराबर गामा m अपॉन गामा m प्लस n। तो ये रिक्वायर्ड रिलेशनशिप है बीटा में और गामा में। वापस से समझ सकते हैं एक बार इसको कि करना क्या है, हमको गामा से स्टार्ट करना है कि गामा वाला जो फंक्शन है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, गामा की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद में फाइनाइट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी से वेरिएबल चेंज करके लिखेंगे हम। उस वेरिएबल चेंज में हम जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ा था कि अगर x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो रिज़ल्ट क्या बनेगा, वो रिज़ल्ट हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो कांस्टेंट है उसकी पावर n की पावर बाहर आ जाती है। तो ये रिज़ल्ट हम यूज़ करेंगे। अब जब यहाँ पे ये कांस्टेंट वाली फॉर्म ले लेंगे उसके बाद में आपको एक चीज़ रखनी है कि जो हम कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसी कांस्टेंट की यहाँ पे n घात है तो m-1 घात और e की पावर माइनस यही वाला कांस्टेंट, इससे हम पूरी समीकरण को दोनों तरफ गुणा कर देंगे। और जो हमने यहाँ एज ए कांस्टेंट यूज़ किया था उसको अब ट्रीट करेंगे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कि हम इसके सापेक्ष ये जो हमने वेरिएबल लिया था ये जो भी हमने यहाँ पे ये अल्फ़ाबेट यूज़ किया उस अल्फ़ाबेट के रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से इन्फिनिटी। वो चीज़ें फिर जो हैं वो गामा की और बीटा की डेफिनेशन से सॉल्व होती और आपकी यहाँ तक ये पहुँच जाएंगी। और भी उसके बाद में आपको चेंज करना है इंटीग्रेशन का क्रम चेंज करेंगे तो ये वापस से एक गामा के अंदर एक वापस से प्रॉपर्टी लग जाएगी और प्रॉपर्टी लगने के बाद में जो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास वो फाइनल रिज़ल्ट होगा कि बीटा mn की जो वैल्यू होती है वो होती है गामा n इंटू गामा m अपॉन गामा m प्लस n। तो ये तो हो गई बीटा और गामा में रिलेशन कि बीटा mn जो है वो इस तरह से लिख सकते हैं हम गामा की फॉर्म में। एक इन दोनों में एक प्रॉपर्टी और अप्लाई होती है तो वो प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं कि ये जो बीटा mn होता है इसी को हम बीटा nm भी लिख सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो बीटा है उसके अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि mn को हम nm भी लिख सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन में वैसे लिखवा भी दी है, बाकी आप याद रखेंगे कि बीटा के अंदर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो ये आज का तो ये जो हमारा वीडियो था ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ था इसका, तो इसको आप 1-2 बार पढ़ लें। 1-2 बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें क्या है कि वापस से याद हो जाएंगी। उसके बाद जो अब इसके और जो प्रूफ करने वाले रिजल्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो